हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम टॉनिश और आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट के एक और लीगल कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे जो है एक्सटेंशन ऑफ लायबिलिटी। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो इंसान किसी को नुकसान पहुंचाता है, क्या उसकी लायबिलिटी को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है? क्या लायबिलिटी कंप्लीटली एक्सटिंग्विश हो सकती है, और अगर हाँ तो कैसे? आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि टॉर्ट के लिए लीगल लायबिलिटी कैसे लिमिट, रिड्यूस या कंप्लीटली एलिमिनेट की जा सकती है। वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया जैसे लीगल डिफेंसेस से लेकर स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन और सेटलमेंट के इम्पैक्ट तक हम उन वेरियस मेथड्स को कवर करेंगे जो टॉर्ट लॉ में लायबिलिटी को एस्टिंग्विश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि टॉर्ट लॉ में एक्सटेंशन ऑफ लायबिलिटी क्या है। अगर आसान शब्दों में बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ लायबिलिटी उन सिचुएशंस को रेफर करता है जहां कोई इंसान जिसने नुकसान पहुंचाया हो या कोई टॉर्ट कमिट किया हो, अब उस पहुंचाए गए नुकसान के लिए लीगली लायबल नहीं होता। ये अलग अलग रीजंस की वजह से हो सकता है, जैसे लीगल डिफेंसेस या फिर पैसेज ऑफ टाइम। टॉर्ट लॉ में लायबिलिटी का मतलब होता है एक लीगल ऑब्लिगेशन जो किसी को उसके रॉन्गफुल एक्ट से पहुंचाए गए नुकसान के लिए कंपनसेट करने के लिए होती है। लेकिन कुछ सरकमस्टांसेस में ये लायबिलिटी एस्टिंग्विश हो सकती है, जिसका मतलब है कि डिफेंडेंट को अब उस नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। ऐसी कुछ कॉमन सिचुएशंस हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। लॉ कुछ मैकेनिज्म्स को रिकॉग्नाइज करता है जो लायबिलिटी को एस्टिंग्विश कर सकते हैं। उनमें सबसे पहला है लीगल डिफेंसेस, जैसे वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया, यानी जहां प्लेंटिफ ने खुद हार्म का रिस्क एक्सेप्ट किया हो। दूसरा है स्टैट्यूट्स ऑफ लिमिटेशन, जो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम सेट करता है लीगल क्लेम्स फाइल करने के लिए। और थर्ड है सेटलमेंट्स, जहां दोनों पार्टीज एक एग्रीमेंट के थ्रू मैटर को रिजॉल्व करते हैं और डिफेंडेंट को आगे की लायबिलिटी से फ्री कर दिया जाता है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ लायबिलिटी एक क्रिटिकल कंसेप्ट है जो लीगल डिस्प्यूट में क्लोजर और सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है, फिर चाहे वो डिफेंसेस के यूज से हो, पैसेज ऑफ टाइम से, या फिर एक लीगल सेटलमेंट के जरिए। ऐसे कई तरीके हैं जिनके थ्रू डिफेंडेंट की लायबिलिटी को लिमिट या कंप्लीटली एलिमिनेट किया जा सकता है। अब चलिए एक्सटेंशन ऑफ लायबिलिटी के एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को समझते हैं। वो लीगल डिफेंसेस जो डिफेंडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को या तो लिमिट करते हैं या एक्सटिंग्विश कर देते हैं। ये डिफेंसेस पुराने लीगल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं जो डिफेंडेंट को प्रोटेक्ट करते हैं अगर कुछ स्पेसिफिक एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल होते हैं। सबसे पहला लीगल डिफेंस है वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया, यानी कंसेंट टू रिस्क। इसका मतलब है जो खुद अपनी इच्छा से रिस्क लेता है, यानी जो विलिंगली रिस्क लेता है, उसका नुकसान नहीं होता। ये डिफेंस तब लागू होता है जब प्लेंटिफ ने हार्म के लिए रिस्क को एक्सेप्ट किया हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन एक डेंजरस स्पोर्ट जैसे कि स्काई डाइविंग या बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट करता है, तो ये माना जाता है कि उस पर्सन ने विलिंगली उस एक्टिविटी से जुड़े रिस्क को एक्सेप्ट किया है। अगर उस प्रोसेस में उस पर्सन को कोई इंजरी पहुंचती है
तो डिफेंडेंट को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। ये डिफेंस ये आर्ग्यू करता है कि प्लेंटिफ ने रिस्क को समझा और एक्सेप्ट किया और इसीलिए उसका डिफेंडेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराने का राइट खत्म हो जाता है। सेकंड डिफेंस है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। ये डिफेंस तब लागू होता है जब प्लेंटिफ अपनी केयरलेसनेस की वजह से होने वाले नुकसान में खुद भी कंट्रीब्यूट करता है। ऐसे केसेस में अगर ये प्रूव हो जाए कि प्लेंटिफ भी फॉल्ट पर था तो कोर्ट डिफेंडेंट की लायबिलिटी को रिड्यूस या पूरी तरह से खत्म कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कार एक्सीडेंट के केस में अगर प्लेंटिफ टेक्स्ट करते हुए ड्राइव कर रहा था और डिफेंडेंट ने रेड लाइट तोड़ दी थी, तो दोनों ही पार्टीज को एक्सीडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जा सकता है। लेकिन कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के प्रिंसिपल के अनुसार प्लेंटिफ की कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के कारण डिफेंडेंट की लायबिलिटी को रिड्यूस या पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। तीसरा डिफेंस है विस मेजॉर यानी एक्ट ऑफ गॉड। ये डिफेंस तब लागू होता है जब नुकसान किसी अनफोर्सिएबल और अनप्रिडिक्टेबल नेचुरल डिजास्टर की वजह से होता है। ऐसे केसेस में अगर इवेंट डिफेंडेंट के कंट्रोल से बाहर था तो उसे लायबल नहीं ठहराया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्ट्रॉम की वजह से एक पेड़ गिरता है और किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान होता है तो पेड़ के मालिक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि स्ट्रॉम एक अनकंट्रोलेबल नेचुरल अकरेंस है। ये डिफेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इसलिए हटा देता है क्योंकि हार्म का कारण ह्यूमन कंट्रोल के बाहर था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सभी डिफेंसेस डिफेंडेंट की लायबिलिटी को या तो कंप्लीटली खत्म कर देते हैं या फिर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देते हैं। चलिए अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर को समझते हैं जो लायबिलिटी को पूरी तरीके से खत्म कर सकता है, जो है स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन। ये एक लीगल रूल है जो प्लेंटिफ को रॉन्गफुल एक्ट या इंजरी होने पर एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट देता है अपना लॉसूट फाइल करने के लिए, और अगर प्लेंटिफ अपना क्लेम टाइम पर फाइल नहीं करता तो स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन उनका केस बार कर सकता है और डिफेंडेंट की लायबिलिटी ऑटोमेटिकली एक्सटिंग्विश हो जाती है। इस रूल का मेन पर्पस है लीगल सर्टेनिटी और फाइनैलिटी को इंश्योर करना, क्योंकि समय के साथ एविडेंस खत्म हो सकता है, विटनेसेस अनअवेलेबल हो सकते हैं और मेमोरीज वीक हो जाती हैं। स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन इंश्योर करता है कि केसेस एक रीजनेबल टाइम के अंदर फाइल हों ताकि दोनों पार्टीज अपने केसेस प्रॉपरली प्रेजेंट कर सकें जब फैक्ट्स फ्रेश हों। अलग अलग ज्यूरिसडिक्शंस में स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन का टाइम पीरियड डिफरेंट होता है और ये टॉर्ट के टाइप पर डिपेंड करता है। जैसे पर्सनल इंजरी के केसेस में यूजुअली स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन 2 साल का होता है और प्रॉपर्टी डैमेज के केसेस में ये ज्यादा टाइम का भी हो सकता है। अगर प्लेंटिफ स्टैट्यूटरी पीरियड के अंदर अपना केस फाइल नहीं करता तो उसका सू करने का लीगल राइट एक्सपायर हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लीजिए कि एक कार एक्सीडेंट में इंजरी होती है पर वो अपना क्लेम फाइल करने के लिए 3 साल वेट करता है। अगर उस ज्यूरिसडिक्शन में पर्सनल इंजरी के केसेस के लिए लिमिटेशन का पीरियड 2 साल का है तो कोर्ट उस केस को डिसमिस कर देगा और डिफेंडेंट अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस एक इम्पॉर्टेंट लीगल चेक है जो ये इंश्योर करता है कि केसेस
टाइमली फाइल किए जाएं। ये डिफेंडेंट्स को इनडेफिनिट लाइबिलिटी से प्रोटेक्ट करता है और डिस्प्यूट्स के टाइमली रिजोल्यूशन को प्रमोट करता है। ऐसा ही एक और इम्पॉर्टेंट वे है जिसमें टॉर्ट लॉ में लाइबिलिटी एक्सटिंग्विश हो सकती है, वो है सेटलमेंट्स। सेटलमेंट तब होता है जब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों कोर्ट के बाहर अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एग्री करते हैं। इसमें यूजुअली एक पेमेंट इन्वॉल्व होती है जो डिफेंडेंट प्लेंटिफ को देता है और उसके एक्सचेंज में प्लेंटिफ ये एग्री करता है कि वो डिफेंडेंट पर और कोई लाइबिलिटी का क्लेम नहीं करेगा। सेटलमेंट एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है जो लॉ सूट को ट्रायल के बिना क्लोज कर देता है। ज्यादातर केसेस में डिफेंडेंट प्लेंटिफ को हार्म के लिए कंपनसेट करता है, जिसके बदले में प्लेंटिफ केस को कंटिन्यू करने के अपने राइट को गिव अप कर देता है। जब सेटलमेंट एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाता है और डिफेंडेंट की लाइबिलिटी एक्सटिंग्विश हो जाती है। सेटलमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिलीज ऑफ लाइबिलिटी। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो प्लेंटिफ साइन करता है, जिसके जरिए वो डिफेंडेंट को ऑफिशियली किसी भी फ्यूचर क्लेम से रिलीज कर देता है। इस रिलीज को साइन करने के बाद डिफेंडेंट को कभी भी सेम टॉर्ट के लिए सू नहीं किया जा सकता, यानी ये इफेक्टिवली डिफेंडेंट की लाइबिलिटी को एक्सटिंग्विश कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लीजिए कि एक पर्सन कार एक्सीडेंट में इंजर्ड होता है और दोनों पार्टीज केस को कोर्ट के बाहर सेटल करने के लिए एग्री करते हैं और उस सेटलमेंट के तहत डिफेंडेंट प्लेंटिफ को 50,000 रुपीज की पेमेंट करता है और प्लेंटिफ एक रिलीज ऑफ लाइबिलिटी साइन करता है। तो जैसे ही ये डॉक्यूमेंट साइन हो जाता है, प्लेंटिफ फिर दोबारा उस एक्सीडेंट के लिए कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता और डिफेंडेंट की लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सेटलमेंट्स एंड रिलीज ऑफ लाइबिलिटी एक ऐसा वे प्रोवाइड करता है जिसमें दोनों पार्टीज बिना ट्रायल के अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी सिचुएशन की जिसमें लाइबिलिटी टॉर्ट फीजर की डेथ के कारण एक्सटिंग्विश हो सकती है। काफी लीगल सिस्टम्स में जब टॉर्ट कमिट करने वाला इंसान मर जाता है तो अक्सर उसकी लाइबिलिटी एक्सटिंग्विश हो जाती है, यानी उन्हें उनके रॉन्गफुल एक्शंस के लिए उनकी डेथ के बाद अकाउंटेबल नहीं माना जाता। पर्सनल टॉर्ट्स के ज्यादातर केसेस में डेथ के बाद लाइबिलिटी सरवाइव नहीं करती। क्लेम्स जैसे डिफमेशन, असॉल्ट या बैटरी का कंटिन्यूएशन नहीं होता। इस रूल का लॉजिक ये है कि पर्सनल क्लेम्स डिफेंडेंट की इंडिविजुअलिटी से क्लोजली टाइड अप होते हैं और डेथ के बाद इन्हें कंटिन्यू करना रीजनेबल नहीं होता। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे प्रॉपर्टी डैमेज या फाइनेंशियल लॉस के केसेस। ये सभी केसेस डिफेंडेंट की डेथ के बाद भी सरवाइव करते हैं। ऐसे केसेस में प्लेंटिफ टॉर्ट फीजर की एस्टेट के अगेंस्ट क्लेम कर सकता है। इससे ये इंश्योर होता है कि अगर हार्म का कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट था तो उसे प्रॉपरली कंपनसेट किया जा सके। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम दो सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कोई लॉ सूट चल रहा है और लिटिगेशन के बीच में डिफेंडेंट की डेथ हो जाती है। तो पहली सिचुएशन में अगर वो लॉ सूट पर्सनल इंजरीज के लिए था तो ज्यादातर केसेस में कोर्ट उस क्लेम को डिसमिस कर देती है, क्योंकि पर्सनल इंजरी की लाइबिलिटीज डेथ के बाद सरवाइव नहीं करती। और वहीं अगर दूसरी सिचुएशन में वो क्लेम अनपेड डेट्स या प्रॉपर्टी डैमेज से रिलेटेड था तो प्लेंटिफ डिसीज्ड की एस्टेट के अगेंस्ट कंपनसेशन
परस्यू कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर केस पर्सनल इंजरीज से रिलेटेड हो तो टॉर्ट फीजर की डेथ के बाद लायबिलिटीज एक्सटिंग्विश हो सकती हैं। लेकिन अगर वो केस प्रॉपर्टी डैमेज या फाइनेंशियल लॉस से रिलेटेड हो तो टॉर्ट फीजर की डेथ के बाद भी प्लेंटिफ डिसीज की एस्टेट के अगेंस्ट केस को परस्यू कर सकता है। तो इस वीडियो में हमने यहां तक ये समझा कि लायबिलिटी को रिड्यूस या एक्सटेंड करने के क्या क्या तरीके हैं। चलिए अब कुछ की केस लॉज पर नजर डालते हैं और ये देखते हैं कि इन केसेस के थ्रू कोर्ट ने इस कंसेप्ट को कैसे डिफाइन किया। ये केसेस लीगल प्रेसिडेंट सेट करते हैं जो बताते हैं कि लायबिलिटी कैसे लिमिट, रिड्यूस या कंप्लीटली एक्सटिंग्विश होती है। तो सबसे पहला केस है नेटलशिप वर्सेस वेस्टॉन का। ये केस कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के डिफेंस को हाईलाइट करता है। इस केस में प्लेंटिफ एक ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर था जो डिफेंडेंट को सिखाते वक्त इंजर्ड हो गया। कोर्ट ने ये कहा कि प्लेंटिफ ने खुद अपनी इंजरी के लिए कंट्रीब्यूट किया था क्योंकि उन्होंने एक लर्नर ड्राइवर को सिखाने का रिस्क एक्सेप्ट किया, लेकिन डिफेंडेंट फिर भी पार्शली लायबल था। इस केस ने ये प्रेसिडेंट सेट किया कि अगर प्लेंटिफ पार्टली फॉल्ट पर हो तो डिफेंडेंट की लायबिलिटी रिड्यूस हो सकती है, लेकिन अगर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस सब्सटेंशियल हो तो क्लेम कंप्लीटली बार भी हो सकता है। अगला केस है फ्रॉम वर्सेस बुचर का। ये केस वॉलेंटरी एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क के डिफेंस को इलस्ट्रेट करता है। इस केस में प्लेंटिफ एक कार एक्सीडेंट में इंजर्ड हुआ, लेकिन उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। तो कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि एक्सीडेंट के लिए डिफेंडेंट लायबल था, लेकिन प्लेंटिफ की सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से इंजरी सीवियर हो गई और इसीलिए डैमेजेस रिड्यूस कर दिए गए। इस केस ने ये प्रेसिडेंट सेट किया कि वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया के डिफेंस को अप्लाई करते हुए लायबिलिटी लिमिट की जा सकती है, लेकिन अगर डिफेंडेंट का रॉन्गफुल एक्ट में कॉज है तो लायबिलिटी कंप्लीटली एक्सटिंग्विश नहीं होती। थर्ड इंपॉर्टेंट केस है ए वर्सेस होरे का। ये केस लिमिटेशन पीरियड को लेकर एक एक्सेप्शन डिफाइन करता है। इस केस में प्लेंटिफ सेक्सुअल असॉल्ट को लेकर एक क्लेम लेकर आया, लेकिन इवेंट के काफी साल बाद, यानी स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट के बियॉन्ड। तो कोर्ट ने स्पेशल रूल्स लगाए और केस को प्रोसीड करने की परमिशन दी, क्योंकि सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में एक्सेप्शंस अप्लाई होते हैं। इस केस ने ये प्रेसिडेंट सेट किया कि स्टैट्यूट्स ऑफ लिमिटेशन जनरल रूल के अंडर लायबिलिटी एक्सटिंग्विश करता है, लेकिन सीरियस क्राइम्स या डिलेड रिकॉग्निशन ऑफ हार्म के केसेस में एक्सेप्शंस हो सकते हैं। और फोर्थ इंपॉर्टेंट केस है ब्रैडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल्स का। ये केस एक्ट ऑफ गॉड डिफेंस को एक्सप्लेन करता है। इस केस में प्रॉपर्टी डैमेज नेचुरल कॉज की वजह से हुई और कोर्ट ने डिफेंडेंट को लायबल नहीं माना, क्योंकि हार्म अनकंट्रोलेबल नेचुरल इवेंट की वजह से हुआ था। इस केस ने ये प्रेसिडेंट सेट किया कि नेचुरल कॉजेज जो ह्यूमन कंट्रोल के बियॉन्ड हैं लायबिलिटी को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। ये सभी केसेस टॉर्ट लॉ में लायबिलिटी की एक्सटिंग्विशमेंट को समझने के लिए फाउंडेशनल हैं। चलिए अब देखते हैं कि मॉडर्न टॉर्ट लॉ में एक्सटेंशन ऑफ लायबिलिटी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ये प्रिंसिपल एक बैलेंस्ड लीगल सिस्टम बनाने में हेल्प करता है, जिससे प्लेंटिफ और डिफेंडेंट्स दोनों के लिए फेयरनेस इंश्योर होती है और साथ ही लीगल डिस्प्यूट्स में एफिशिएंसी और फाइनैलिटी प्रमोट होती है। एक मेजर रीजन एक्सटेंशन ऑफ लायबिलिटी का ये है कि ये डिफेंडेंट को
इनडेफिनिट लीगल थ्रेट से बचाता है। स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन जैसे मैकेनिज्म्स इंश्योर करते हैं कि क्लेम्स एक रीजनेबल टाइम फ्रेम में ही लाए जाएं। इससे लीगल सर्टेनिटी बढ़ती है और डिफेंडेंट्स को पुराने स्टेल क्लेम से डिफेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। डिस्प्यूट को जल्दी रिजॉल्व कराने में सेटलमेंट्स भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। जब पार्टीज नेगोशिएट करके सेटलमेंट पर एग्री हो जाती हैं, डिफेंडेंट की लायबिलिटी एक्सटिंग्विश हो जाती है और प्लेंटिफ को भी बिना लंबे ट्रायल प्रोसेस के कंपनसेशन मिल जाता है। इससे लीगल प्रोसेस का भी काफी टाइम और कॉस्ट बचती है। इस कंसेप्ट के थ्रू लायबिलिटी एक फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस और वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया जैसे डिफेंसेस ये इंश्योर करते हैं कि डिफेंडेंट को सिर्फ उन्हीं डैमेजेस के लिए लायबल ठहराया जाए जो उनके कंट्रोल में थे और प्लेंटिफ भी अपने फॉल्ट के शेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। और आखिर में एक्सटेंशन ऑफ लायबिलिटी लीगल प्रोसीडिंग्स में फाइनैलिटी लेकर आता है, चाहे वो टाइम गुजरने से हो यानी स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन से, सेटलमेंट से या टॉर्ट फीजर की डेथ से। ये मैकेनिज्म्स इंश्योर करते हैं कि एक बार लायबिलिटी एड्रेस हो जाने के बाद दोनों पार्टीज अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो इस पूरे डिस्कशन से हम ये कह सकते हैं कि हमने ये समझा कि लायबिलिटी को लिमिट, रिड्यूस या कंप्लीटली एक्सटिंग्विश करना पॉसिबल है और ये कंसेप्ट लीगल सिस्टम को प्रैक्टिकलिटी, फेयरनेस और फाइनैलिटी प्रोवाइड करता है। एक्सटेंशन ऑफ लायबिलिटी मॉडर्न टॉर्ट लॉ में इसलिए एसेंशियल है क्योंकि ये जस्टिस और एफिशिएंसी के बीच एक बैलेंस क्रिएट करता है जो लीगल सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहां हम टॉर्ट लॉ के एक और कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे।